हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम तौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष की इस कक्षा में काव्य शास्त्र के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने अलंकार और रसों का अध्ययन किया और शब्द शक्ति को शुरू किया था। शब्द शक्ति के अंतर्गत मैंने शब्द शक्ति की परिभाषा, उसके भेद सहित उसके अर्थ को मैंने समझाया। हमने शब्द शक्ति के 3 भावों के बारे में पढ़ा, वाचक, लक्षित और व्यंजक। हमने इसके भेदों में जो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ा। विस्तार से हमने अभिधा और लक्षणा का अध्ययन किया। उसके बाद हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति की ओर। व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ने से पहले हमने जो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ा है उसके एक छोटे से रिकैप से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति वह शक्ति या व्यापार जिससे शब्द के अर्थ का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। वह शक्ति या व्यापार। व्यापार मैंने पूर्व बताया था, आपको पता है लेन देन। भाषा क्या है? लेना और देना, यानी कि आदान प्रदान होता है भाषा का। हम सवाल और जवाब, क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा हम बातचीत करते हैं, इसीलिए इसे व्यापार कहा है और उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। क्यों? कोई शक्ति कैसे? मैंने फिर बताया था आपको, कोई भी है, आप कमल है, कमल का इनको सार्थक अपने अपने स्थान पर लिखने से इसका कोई अर्थ निकलता है कि एक फूल की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको मलक लिख दें तो कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि इसके सार्थक प्रयोग का भी इसमें योग होता है। अगर हम बात करें भाव, इसके अंदर जो शक्ति कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताई थी, एक है वाचक, दूसरी है लक्षण, तीसरी है व्यंजक। वाचक यानी कि जैसा बोला जाए, लक्षण यानी कि किसी गुण और क्रिया के आधार पर, व्यंजक का मतलब होता है किसी व्यंग या फिर कोई तीसरा ही अर्थ, उसे व्यंग्य कहते हैं। तो ये तो आपके भाव थे। इसके बाद हमने जो अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ा था, हमने भेद बताए थे शब्द शक्ति के भेद। वेदों के अंतर्गत हमने पढ़ा अभिधा, लक्षणा और तीसरी व्यंजना। अभिधा के अंतर्गत 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लक्षणा के अंतर्गत भी आपको भेद और भेद सहित में मैंने बताया था, एक तो रूढ़ी मुख्य, दूसरी प्रयोजनवती। और प्रयोजनवती के अंतर्गत 2 मुख्य बताए थे, लक्षणा और दूसरी उपादान लक्षणा। इसको हमने अच्छे से समझा था। तो ये हमने आपको बताया थे। व्यंजना के अंतर्गत आपको 2 भेद बताए थे, आर्थी व्यंजना, दूसरी शाब्दी व्यंजना। तो ये भेदाभेद सहित मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपके शब्द शक्ति के भेद इसके अंतर्गत निहित है। तो आगे बढ़ेंगे हम और इसे समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसके बाद इसके अंतर्गत इनको परिभाषाओं के अंतर्गत हम इसे समझेंगे। आपको
आपको जो बताया था रूढ़, रूढ़ का मतलब वे शब्द जिनकी क्या हो, व्युत्पत्ति ना हो, यानी कि वो अपने अर्थ में प्रचलित हो जाएं। ठीक है, यानी कि जैसे रोटी, मेज, घड़ा। यौगिक के अनुसार यानी जिनकी व्युत्पत्ति हो और उनका कोई अर्थ निकले, जैसे कि रसोई घर और घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, ये इनकी व्युत्पत्ति दो शब्दों से, यौगिक इसीलिए कहते हैं कि ये जुड़कर बने, घोड़ा और गाड़ी से, रेल और गाड़ी, इनसे क्या कर रहे हैं, ये जुड़ करके नए शब्द बने हैं, इनकी व्युत्पत्ति हुई है और एक नया अर्थ बनता है। यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी एक रेलगाड़ी कहलाई। रसोई के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहते हैं। योग रूढ़ में अब आप देखिए, रूढ़ भी है और योग भी, अर्थात जो यौगिक से बने तो है नए शब्द, लेकिन वो अपने अर्थ में एक नए अर्थ के लिए प्रचलित हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताया था पंकज और जलज। पंख धन जल, जल धन जल, ये दोनों जुड़ के बने हैं। पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, जल मतलब जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में तो वो कमल का फूल भी खिलता है और सिंगाड़े भी होते हैं, लेकिन पंकज किसके लिए प्रचलित हो गया, रूढ़ हो गया है, वो हो गया है कमल के फूल के लिए। जलज जल में जन्म लेने वाला, जल में तो मछली भी जन्म लेती है, पौधे भी होते हैं, सिंघाड़े भी होते हैं, कमल भी होता है, लेकिन ये भी किसके लिए प्रचलित हो गया है, कमल के फूल के लिए। ये क्या हो गया, रूढ़ हो गया, इसे इसी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी अभिधा शब्द शक्ति, जिसकी परिभाषा क्या थी, वह अर्थ जो अपने वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, इसका वाच्यार्थ या मुख्यार्थ अर्थ निकले, वहां पे क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात जैसा वाच्यार्थ यानी जैसा बोला जाता है वैसा ही समझा जाता है, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये तो थी आपकी अभिधा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ये रिकैप है इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद देखिए लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा का अर्थ है जब शब्द का अर्थ वाच्यार्थ व मुख्यार्थ से न निकले, कोई गुण, क्रिया के आधार पर तीसरा ही अर्थ लाक्षणिक कोई तीसरा ही अर्थ निकले, वहां क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि जान वाच्यार्थ भी नहीं होगा, जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं निकलेगा अर्थ। मुख्यार्थ मुख्य अर्थ भी नहीं होगा, दोनों का अर्थ मतलब एक ही होता है, यानी कि मुख्य अर्थ नहीं निकलता है। उसकी गुण और क्रिया के आधार पर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था राम गधा है। अब राम तो गधा या चार पैरों का जानवर तो है नहीं,
अर्थात यहाँ गधे के गुण की बात कह रहे हैं। क्या है गधे का गुण? क्या होना? मूर्ख होना। तो राम क्या हो गया? मूर्ख हो गया, है ना। हमने वाच्यिक अर्थ तो किसी जानवर का निकल रहा है, लेकिन हमने लाक्षणिक अर्थ निकाला है, यानी कि हमने उसके गुण के आधार पर उसे क्या कहा है? मूर्ख कहा है। अब राधा गाय है। अब राधा भी कोई जानवर तो है नहीं, हमने यहाँ पे गाय के भोला, भोली, इसका हमने अर्थ लिया, यानी कि सीधी सादी लड़की है बहुत, तो हमने उसे यहाँ पे गाय बोल दिया। तो ये तो थी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, अब लक्षणा के भेदों के साहित्य देख लीजिए आप कि लक्षणा में कौन से भेद हैं, उसके अंतर्गत क्या, कैसे इनकी परिभाषा या अर्थ इनके अलग कैसे हैं। अब लक्षणा में भेद हमने बताए थे, एक तो है रूढ़ी, दूसरी प्रयोजनवती। ये दो के अंतर्गत जो है रूढ़ी, मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं मुहावरे, लोकोक्ति होती है, वहां पे क्या होता है? रूढ़ी लक्षण होता है। यानी कि आंख का तारा होना, एकमात्र सहारा, यानी पुत्र, एक ही पुत्र हो उसके लिए कहते हैं। ठीक है, अब अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ठीक है ना। लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल कार्य करना। ठीक है, तो हमने बहुत उसके गुण के आधार पर एक नया अर्थ निकाल लिया है। तो ये तो थे मुहावरे लोकोक्ति के अनुसार। अब प्रयोजनवती में भी मैंने आपको दो अर्थ बताए, दो बताए थे मुख्य, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षण। अब देखिए लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा का अर्थ है उसमें उसका कोई ना कोई गुण के आधार पर हम बात कर रहे हैं, कोई लक्षण होगा। ठीक है, यानी कि जैसे हम बोले कि राजस्थान वीर है। अब राजस्थान तो राज्य है, वो तो वीर हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे लाक्षणिक अर्थ के रूप में कहा जा रहा है कि राजस्थान के वासी कैसे हैं? वीर होते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप और ऐसे कई वीरों का यहाँ पे उदाहरण है, जिसके कारण इसे राजस्थान को वीर बताया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब अगर कहें पेट में चूहे कूदना, अब पेट में चूहे तो कोई कूदते हैं नहीं, बहुत ज्यादा भूख लगती है तो पेट में खलबलाहट होती है, पेट परेशान होता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ऐसा उसके क्रिया जो हो रही है वो इस चूहे की क्रिया से मिलती जुलती है, इसीलिए लाक्षणिक तौर पे इसे कहा गया कि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये तो थे लक्षण लक्षणा के उदाहरण। अब देखिए उपादान लक्षण। उपादान लक्षणा में मैंने बताया था कोई अंग निहित होगा, उसके आधार पर बाकी पूरे अर्थ को समझा जाएगा। जैसे आटे, दाल का भाव पता चलना। अब कोई कहता है घर गृहस्थी अलग से बसाने की कि हाँ बस आके देख लो, आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। अब क्या भोजन में या घर गृहस्थी के सामान में सिर्फ आटा और दाल ही आता है? नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इन दो का नाम लेके संपूर्ण अर्थ उसमें समाहित कर लिया है कि पूरे गृहस्थी का खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, आप करके देख लीजिए। तो ये क्या है? एक अंग है, और इसके आधार पर हम पूरी बात कर रहे हैं, पूरे रसोई की, पूरे गृहस्थी के सामान की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और बताया था मैंने आपको, हाथ पैर बचाते हुए कार्य करना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हाथ पैर ही बचा के कार्य किए जाए, बाकी शरीर की सुरक्षा नहीं करें, लेकिन सिर्फ इनका नाम लेकर के पूरे शरीर की सुरक्षा की बात यहाँ की जा रही है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हाथ पैर बचाने में
एक अंग नहीं था, लेकिन पूरे संपूर्ण शरीर की सुरक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, उपादान लक्षणा हो जाता है। तो ये तो थी हमारी अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति, जिसे हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी व्यंजना शब्द शक्ति की ओर। आपको फिर से कह देती हूँ मैं कि आप साथ के साथ लिखते जाइए, समझते जाइए। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको जगह देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप इनको वापस से पढ़ सकें, तो आपकी परेशानियां, आपकी प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व होती जाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ देखिए कि जब किसी शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ निकले, ना ही जब तो किसी शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ निकले, ना ही उससे संबंधित कोई लाक्षणिक अर्थ निकले, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जब तो ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ है ना, यानी कि ना तो मुख्यार्थ भी नहीं है और ना ही लाक्षणिक अर्थ है, ये दोनों ही नहीं है। जब ये दोनों ही ना नहीं हो, वहां पे कोई तीसरा ही अर्थ, लाक्षणिक अर्थ संबंधित उससे कोई लाक्षणिक अर्थ भी ना निकले, वह कोई व्यंग्य रूप में तीसरा ही अर्थ निकले, वहां पे क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहां ना तो मुख्यार्थ होगा, ना ही लाक्षणिक अर्थ होगा, है ना। मुख्यार्थ यानी जैसा बोला जा रहा है और वो अर्थ ना हो, और दूसरा जहाँ पे लाक्षणिक ना उसकी गुण, ना क्रिया के आधार पर कोई अर्थ निकले, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकले, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसे हम आपको भेद बताए हैं, उसके उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे उसे आगे। आपको भेद में मैंने आपको बताया, एक तो है आर्थी व्यंजना और दूसरा है शाब्दी व्यंजना। जैसा कि अलंकार में हमने पढ़ा था, अलंकार में भी शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार थे, जहां पे जैसे शब्द अलंकार है, जब व्यंजना शब्द में हो वहां पे क्या होती है, शाब्दी व्यंजना होती है। जब व्यंजना शब्द में हो और शब्द को अगर हटा दिया जाए तो वो व्यंग्य भी समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जब व्यंजना अर्थ में हो, वहां पे आर्थी व्यंजना होती है। कैसे? अब यहाँ पे शब्द आर्थी व्यंजना में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जैसे संध्या हो गई, किसी ने एक लाइन बोला संध्या हो गई, ठीक है। अब वहां पे बहुत से लोग बैठे हैं और अपने अपने अर्थ में इसके अपने अपने तरीके से इसका अर्थ ले लेते हैं। कैसे? संध्या हो गई का मतलब है जैसे कोई बच्चे बाहर खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में,
तो जब वो खेल रहे हैं तो उनको कोई बोलेगा संध्या हो गई तो सोचेंगे अरे बहुत लेट हो गए, घर चलने का समय हो गया। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई पूजा पाठ करता है तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि अच्छा संध्या हो गई, किसी ने बोला है, हाँ मेरा ध्यान नहीं गया, मेरा पूजा करने का समय हो गया है। ठीक है। और अगर किसी को मान लीजिए भूख लगी है, खाना खाने का समय हो गया किसी के, तो वो अपने अर्थ में ले लेगा कि अच्छा खाना खाने का समय हो गया है। तो सब क्या करेंगे, अपने अपने अर्थ में इसका अपना अपना अर्थ लगाएंगे, अपने अपने हिसाब से सब अपने मीनिंग को जानेंगे। तो देखिए संध्या से क्या हो गई, एक ने अर्थ लगाया पूजा से, दूसरे ने घर जाने से, और अगले ने भोजन से, भोजन का समय। ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, व्यंजना अर्थ में थी, इसके अर्थ में व्यंजना है और सबने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ लगा लिया है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अलावा भी देख लीजिए कि अर्थ में और समझ लेते हैं आर्थी व्यंजना में। जैसे बच्चे बैठे हैं सभी कक्षा में, ठीक है, और आपका स्कूल का कॉलेज का समय है, 1 या 2 बज गई है और आपकी छुट्टी का समय हो जाता है। आपको पता नहीं है, आप अपने पढ़ाई में मग्न है, अपने कक्षाओं में मग्न है, लाइब्रेरी में किताब लेके बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं एक जगह, आपको समय का होश नहीं। एक जने ने कहा कि 2 बज गए, किसी ने ऐसा बोला। अब 2 बज गए, वहां पे अध्यापक भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सब लोग बैठे, ठीक है, लेकिन 2 बज गए, जिसने भी बोला समय पे ध्यान गया, सबने अर्थ अपने अपने हिसाब से लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए वहां कोई शिक्षक बैठा है, अच्छा 2 बज गए यानी मेरी कक्षा का समय हो गया। ठीक है। अच्छा बच्चे हैं तो उन्होंने 2 बज गए, अच्छा लेट हो गया, घर जाने का समय हो गया। जो पढ़ रहा है वो देखेगा 2 बज गए, मैं एक ही विषय को इतनी देर पढ़ रहा हूँ, मेरा विषय बदलने का समय हो गया। ठीक है। तो बच्चे वहां, सब लड़कियां बैठी हैं, गप्पे मार रही हैं, लड़कियां बातों में होश ने, 2 बज गए, अरे बड़े लेट हो गए, बस का समय हो गया, 2 बजे तो हमारी बस आती है। ठीक है। तो सबने क्या करा, सिर्फ एक लाइन है, उसको अर्थ के अनुसार सबने अपने अपने मतलब से इसका अर्थ निकाल लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अर्थ में व्यंजना थी, सबने अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाती है, आर्थी व्यंजना। समझे। तो इस तरह से आर्थी व्यंजना का आपने समझा। अब हम देखेंगे शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहाँ शब्द में व्यंजना होती है, ठीक है ना। अब एक उदाहरण है इसके लिए, एक पद मैं आपको बताऊंगी, उस पद के अंतर्गत इसे हम समझेंगे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी है वृषभानुजा वे हलधर के बीच। अब देखिए यहाँ पर आप समझने की बात यह है कि शब्द में व्यंजना है। कैसे, इसके अर्थ को देखिए, एक जगह आया है वृषभानुजा, एक जगह आया है हलधर के बीच। ठीक है ना। कैसे, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वृषभानुजा, राधा के पिता का नाम क्या था, वृषभ, तो वृषभ की अनुजा, वृषभ धन अनुजा, यहाँ पे इसके अर्थ को देखिए, वृषभ धन अनुजा, अनुजा मतलब बेटी, वृषभ की पुत्री कौन है, राधा, वृषभ की पुत्री यहाँ पे राधा है। अब राधा जो है, यहाँ पे आधा अर्थ निकल गया। हलधर का मतलब क्या होता है, हल को धारण करने वाला कौन है, हलधर, श्री कृष्ण के भाई को हलधर, बलराम को क्या कहते थे, हलधर भी कहते थे, तो यहाँ पे बलराम हो गया।
और बलराम के वीर यानी भाई, कौन है भाई? कृष्ण हो गए। ठीक है। हलधर, हल को बैल भी धारण करते हैं। हल कौन चलाता है? बैल चलाता है ना। तो एक अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? बैल हो गया। ठीक है। और वृषभ का, राधा के पिता का नाम तो वृषभ है ही, एक वृषभ का अर्थ होता है भैंसा। ठीक है, दो अर्थ है इसके। एक जगह तो वृषभ का अर्थ है भैंसा, एक जगह हलधर का अर्थ है बैल। एक अब वृषभ की अनुजा यानी एक जगह क्या हो गया? राधा के पिता है ना। एक अर्थ क्या हो गया? राधा के पिता, और अनुजा राधा जिनकी पुत्री है राधा। ठीक है। और यहाँ पे एक हलधर यानी बलराम हो गया, है ना। और बलराम के भाई श्री कृष्ण हो गए। अब इसका अर्थ देखिएगा, समझिएगा। चिर जीवो, चिर यानी कि बहुत लंबे समय तक जोड़ी जुड़े, आपस में जुड़ा हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, बहुत लंबा प्रेम होता है इनमें, है ना। बहुत लंबे समय तक इनमें प्रेम होता है, इनका झगड़ा नहीं होता, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों नहीं हो इनमें स्नेह गंभीर, क्यों ना हो इनके प्रेम, इनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ क्यों ना हो। को घटी, भला कहाँ घट सकता है? प्रेम घट कैसे सकता है? दोनों में प्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। ए वृषभानुजा, एक तो क्या है? वृषभ की अनुजा यानी राधा है, और दूसरी बलराम का भाई है यानी कि कृष्ण है। अब दूसरे अर्थ में देखिए कि प्रजाति के अनुसार एक तो भैंसे की पुत्री है ना, भैंसे की प्रजाति से हो गई, और दूसरा बैल की प्रजाति का हो गया। तो दोनों ही क्या हो गए? जानवर की उस श्रेणी के हैं कि जिनमें आपस में बनती है, जानवर आपस में झुंड में साथ चलते हैं, उनमें स्नेह की भावना होती है। तो राधा और कृष्ण में भी स्नेह होना क्या है? स्वाभाविक है। तो बात समझ में आई होगी। यहाँ पे व्यंजना, व्यंजना का मतलब ही होता है व्यंग। व्यंग का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। बात को घुमा फिरा कर कहना, सीधे सीधे कोई बात नहीं कही जा रही। जैसा बोला जा रहा है वैसा अर्थ नहीं निकलता। अब उसके गुण क्रिया के आधार पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे मुख्यार्थ है, ना ही यहाँ पर वाच्यार्थ है। यहाँ पर इन दोनों वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, कोई गुण क्रिया के आधार पर भी कोई नया अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, यानी कि वृषभ अनुजा यानी राधा की, वृषभ की पुत्री राधा, और हलधर की वीर यानी श्री कृष्ण, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गई? व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। और क्योंकि वृषभानुजा और हलधर के वीर, इन शब्दों को अगर हम बदल दें तो वहां पर ये व्यंग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाएगा। वृषभानुजा लिखा है, इसीलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। अगर ये ना लिखेंगे तो फिर वहां पे शाब्दी व्यंजना नहीं रहेगा, वो व्यंग्य समाप्त, शाब्दी व्यंजना नहीं रहेगा। वहां आर्थी व्यंजना था जब हमने पढ़ा, यहाँ पे शाब्दी व्यंजना। तो आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से व्यंजना शब्द शक्ति में आपके यहाँ पे शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत हलधर के वीर और वृषभानुजा का क्या मतलब होता है। हलधर वृषभानुजा, अनुजा यानी कि छोटी बहन हो गया, और हलधर के वीर यानी भाई। ये विनोदात्मक रूप में दूसरा ही अर्थ व्यंग्यार्थ रूप में लिया गया है। तो आपको ये समझ आया होगा। हम इसे देखते हैं, और कई अर्थों में हम निकाल के देखते हैं, कई और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे और दूसरे उदाहरण। जैसे अगर कहें रजनीगंधा खिल गई। रजनीगंधा यानी कि रजनीगंधा एक ऐसी फूल होता है जो कि केवल और केवल रात के समय ही खिलती है ना।
अगर यहाँ पे कहीं नहीं बताया जा रहा है कि समय की बात हो रही है या रात हो गई या फिर अंधेरा हो गया या जाना चाहिए, सो जाना चाहिए या प्रिय से मिलने का, कहीं कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रही। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कही गई है, रजनीगंधा खिल गई। कई लोग जो गुप्त भाषा में बात करते हैं वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए प्रेयसी को अपने प्रिय से मिलने जाना है, सखी जो है वो इंतजार कर रहे हैं वो कि जैसे ही रात होती है तो प्रिय से मिलने का समय हो जाएगा, प्रिय को समय दे रखा है मिलने के लिए। अब उसकी सखी इशारों इशारों में कह रही है कि रजनीगंधा खिल गई। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी सखी समझ गई, अच्छा रजनीगंधा खिल गई, यानी कि रजनीगंधा कब खिलती है, रात्रि के समय। रजनीगंधा का फूल रात के समय खिलता है, तो वो समझ गई सखी के प्रिय से मिलने का समय हो गया, है ना। या फिर अगर कहे रजनीगंधा खिल गई, कोई कहे अच्छा सोने का समय हो गया, इतनी रात हो गई कि रजनीगंधा के फूल ही खिल गए। तो सबने क्या करा, अपने अपने अर्थ में ले लिया, डायरेक्ट कोई बात नहीं करी जा रही है। इसके अर्थ में क्या है, व्यंजना। तो यहाँ पे क्या हो गई, आर्थी व्यंजना हो जाती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया। अब शाब्दिक व्यंजना का भी एक और उदाहरण देख लेते हैं। आप जितने उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रॉब्लम आपको तब उतनी ही समझ में आने लगेगी। देखिए, सोहत नाग नाग मद बिना तान तान बिना नहीं राग। ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति के अनुसार कह रहे हैं कि जो नाग है वो अपने जहर के बिना क्या शोभा नहीं देता है। सांप की शोभा किससे है, उसके जहर से ही है, उसी के जहर से वो पहचाना जाता है। वैसे ही तान बिना नहीं राग, वैसे ही किसी राग में अगर तान नहीं होती है तो वो भी शोभा नहीं देता, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे व्यंजना कहाँ हो गई, शब्द में हो गई। अगर तान नाग इनको बदल दे तो इस काव्य की शोभा खत्म हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, और उदाहरण हम देख लेते हैं। अब निराशा छोड़ आम बोरा गए। आपको पता है आम जब फल लगता है, आम के फूल आते हैं तो एक लाल रंग के फूल आने लगते हैं और उन फूलों को धकेल के आम के फूलों के बाद फल लगना शुरू होता है। तो जब फूल लग के उसके अमियां आने लगती है तो कहा जाता है कि आम बोरा गए। तो यहाँ पर देखिए, अब निराशा छोड़कर आम बोरा गए, ये बात ये कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कह, निराशा छोड़ना, यहाँ पे दो बात कह रहे हैं कि आम बोरा जाना, यानी कि बोराना का मतलब होता है पागल। कि व्यक्ति जो है इतनी देर निराशा के साथ उदास बैठा था, लेकिन एक नई शुरुआत के कारण वो फिर से अपने कार्य में लग गए। वैसे ही जैसे आम भी है, अभी तक पूरे साल आम उत्पन्न नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका उत्पन्न होने का समय आया, फूल आए, तो हम कहते हैं कि आम बोरा गए, जब उनके फल लगने लग जाते हैं। व्यक्ति जो निराशा में बैठा था वो क्रियाशील हो जाता है अपने कर्म में। और देखिए, इसके अनुसार और हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, इसके साथ हम और सारी शब्द शक्ति के सारे उदाहरण ही एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारा शब्द शक्ति यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको सबको समझा दिया है। तो देखिए और उदाहरण, रेल में बैठे यात्री
ने कहा चलो भाई बिस्तर बांधो। अब कोई रेल में बैठा है, बिस्तर बांधने को क्यों कहेगा? जाहिर सी बात है कि उसका स्टेशन आ गया है और उसे अब उतरना है, स्टेशन आने वाला है। तो बात यहाँ पे ना स्टेशन से उतरने की कही है, कुछ नहीं, यहाँ पे केवल एक बिस्तर बांधने की बात कही है। तो यहाँ पे लक्षण रूप में अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि स्टेशन आने वाला है, हमारा उतरने का समय हो गया। तो यहाँ क्या शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई? लक्षणा। अब इसमें देखिए, राम की गाय 10 किलो दूध देती है। अब यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? कोई गुण क्रिया, कोई तीसरा अर्थ नहीं है, सीधी सीधी बात कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई? अभिधा शब्द शक्ति हो गई। अब आप तो निरे वैशाख नंदन है। आप तो निरे वैशाख नंदन है। अब किसी को इन शब्दों में क्या किया है? किसी की मजाक बनाई है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वैशाख नंदन का अर्थ पता होगा, तब पता चलेगा, और अगर पता भी है तो उसको वो झेप जाएगा। ठीक है, आप तो नीरे यानी बिल्कुल ही, वैशाख नंदन का मतलब होता है गधा, गधे को कहते हैं वैशाख नंदन। तो यहाँ पे आप तो बिल्कुल गधे में बोल रहे हैं। अब गधा होना या वैशाख नंदन दोनों में से ही बोले तो किसी को जानवर तो नहीं कह रहे, किसी ये तो नहीं कह रहे भाई आप तो जानवर है 4 पैरों के, नहीं, यहाँ पे उसका गुण है। क्या गुण है? मूर्ख होना, मूर्ख होने के गुण है। तो यहाँ पे क्या हो गई? लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। समझे? तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसका अर्थ पता चलाना है। अब देखिए और उदाहरण, अगर कहें राम मूर्ति इस युग के भीम है, ठीक है, या तो इस युग के भीम है, भीम तो नहीं बोल रहे उन्हें इस युग का भीम। भीम का गुण क्या था? बहुत ही ताकतवर बलशाली पुरुष। तो राम मूर्ति को भीम के गुण के आधार पर बोला। तो यहाँ क्या हो गई? लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। ठीक है, और अगर कहें कि दूसरा एक और निकालते हैं, बताया था मैंने पहले भी, वह तो बिल्कुल गांधी है। अब गांधी होने से मतलब क्या है? गांधी के गुण यानी अहिंसावादी, जो सादी वेशभूषा में रहता है, अहिंसावादी है, जो मारपीट से दूर रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गई? उसकी गुण क्या है? अहिंसावादी होना। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो आपको समझ में आया होगा, हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए। शाब्दिक व्यंजना के बहुत कम उदाहरण होते हैं, मुख्यतः आपको लक्षणा शब्द शक्ति या अर्थी व्यंजना मिलेगा। अभिधा शब्द शक्ति को पहचानना तो आसान भी है, आप आराम से देख सकते हैं। बस नजर चाहिए कि जहाँ मुख्यार्थ व्याख्यार्थ हो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी, जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ पे किसी गुण क्रिया के आधार पे बात की जा रही है वहाँ पे क्या होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जहाँ पर व्यंग रूप में अर्थ में व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं, और जहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होगी, जहाँ शब्दों के अंदर व्यंग होगा और उसको हटा देने से व्यंग समाप्त हो जाएगा, वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होगी। तो इस तरह से हमने शब्द शक्ति को पूरा समझा।
ये सारे उदाहरणों से। इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस करिए, कई सारे उदाहरण हैं आपको मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे एक दूसरे को सवाल बना के आप दे सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, आप एक दूसरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि इसमें हल करके बताइए, तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं ये कैसी व्यंजना शब्द शक्ति है या लक्षणा है या फिर अभिधा है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना व्याकरण अगर बात करें, व्याकरण ऐसी होती है जिसमें गणित की तरह नंबर आते हैं। जितने आप प्रश्नों को हल करते हैं गणित की, उतने ही आप उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक महारत हासिल कर लेते हैं। वैसे ही व्याकरण है, जितने आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप व्याकरण के प्रश्नों को, वाक्यों को हल करेंगे, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, आपके सवाल आपको समझ आ जाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। आज हमने शब्द शक्ति को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। हम उसको पिछली कक्षाओं सहित हमने उसके भेदाभेद उदाहरण सहित हमने शब्द शक्ति को जाना। आपका गृह कार्य ये है कि शब्द शक्ति की परिभाषा, भेद सहित उदाहरण लिखिए व्यवस्थित तरीके से, ताकि आपके पास लिखित रूप में रहे। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, साथ में रफली लिखते होंगे, इसको प्रॉपर फेयर करके लिखिए, आपके पास अपने नोट्स रहेंगे। तो फिर आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।